हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ की सीरीज में। और आज ये कॉर्पोरेट न्यूज़ की सीरीज एक यूनिक रूप में आई है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम केवल उन कॉर्पोरेट न्यूज़ को कवर करते थे जो कि आप सीए, सीएमए या सीएस करने वाले बच्चों के सिलेबस से लिंक होता था। बट आज हम कॉर्पोरेट न्यूज के अलावा इन न्यूज के अंदर कोई ना कोई मेजर जियो पॉलिटिकल न्यूज भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत बड़ी घटना जो इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। जिनमें से जैसे वर्ल्ड में आप देख रहे होंगे, जो आज की जियो पॉलिटिकल घटना हम कवर करेंगे वो है ईरान और पाकिस्तान का युद्ध, जिसकी संभावना है। फिलहाल मुझे एंड में जरूर लिख के देना कि सर क्या जियो पॉलिटिकल घटना हमें कॉर्पोरेट न्यूज के साथ में कवर करनी चाहिए कि नहीं। तो जरूर लिखना, ये फीडबैक जरूर लिख के देना। फिलहाल आज की कॉर्पोरेट न्यूज में हमारे पास क्या क्या है। आज है जी सोनी के मर्जर पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। आज हम बायजूस और बीसीसीआई के झगड़े की बात करने वाले हैं कि वहां पर क्या स्टेटस है। और आज हम इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर लगने वाली पेनल्टी की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए जी, इन सब डिस्कशन के साथ में हम जियो पॉलिटिकल न्यूज़ ईरान और पाकिस्तान के सबसे लास्ट में कवर करेंगे, पहले कॉर्पोरेट न्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, सीए इंटर का फास्ट ट्रैक बैचेस ऑडिट प्लस लॉ के लॉन्च हो चुके हैं मई 24 के लिए, जिनका कॉम्बो का प्राइस केवल 7,000 है। और लॉ भी आएगा इसमें, ऑडिट भी आएगा, प्लस फिजिकल कॉपीज ऑफ बुक्स भी आएंगी, प्लस 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 सुनते रहो बस, प्लस प्लस इसके साथ आपको टेस्ट में पार्टिसिपेशन का भी राइट मिलेगा, सप्लीमेंट्री है वो भी, प्लस टॉप 100 क्वेश्चन की जो एक लिस्ट आने वाली है वो भी इसी के साथ मिलेगी। तो ये सुपर डुपर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर के साथ ये बैच जो है 7,000 रुपीज में ये मई 24 के लिए अवेलेबल है। आप amitpopliClasses.com की वेबसाइट से जाकर इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो हम आज की पहली कॉर्पोरेट न्यूज के ऊपर अब आते हैं और बात करते हैं जी सोनी के मर्जर को लेकर। हाँ जी, अब भाई साहब, पहले जो ये पहली बार आज अटेंड कर रहे हैं या जिन्हें अपडेट नहीं पता, मैं बता दूं कि जी और सोनी दोनों का एक मर्जर हुआ था। और उस मर्जर के अनुसार ये कंपनी बननी थी, दोनों मिलकर एक कंपनी बननी थी $10 बिलियन की। और इससे बड़ी कंपनी कोई है ही नहीं इंडिया में एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर, ये इतनी बड़ी कंपनी बननी थी। हालांकि इसका मुकाबला करने के लिए रिलायंस और डिज्नी में अभी बातचीत चल रही है, मगर अभी वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी है, देखते हैं क्या होता है आगे। बट फिलहाल ये डील लगभग जब फाइनल होने वाली थी, तो जब भी दो कंपनियां मर्ज करती हैं ना, तो वहां पर कंपनीज एक्ट के अंदर अप्रूवल ली जाती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से अप्रूवल ली जाती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल ली जाती है। ये सारी अप्रूवल वगैरह सब कुछ पास ऑन हो चुका था, सब कुछ अप्रूवल ली जा चुकी थी। तभी तभी जी के प्रमोटर के खिलाफ, प्रमोटर थे पुनीत गोयन का, उनके खिलाफ और उनके पिताजी के खिलाफ कुछ एप्लीकेशन फाइल हुई सेबी में, जहां पर कहा गया कि सर इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं। फिर जी के कुछ लेंडर्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करनी शुरू की कि सर इन्होंने हमारा डिफॉल्ट किया है। इस पूरी प्रोसेस में ये पूरा का पूरा अमेलगमेशन 2 साल से अटका हुआ है। अब 2 साल से अटका हुआ है। अब इस अमेलगमेशन को किसी भी हालत तक कंप्लीट होना है कब? 20 जनवरी से पहले पहले। अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये डील कैंसिलेशन पे चली जाएगी। अब इसलिए 20 जनवरी से पहले पहले इन दोनों कंपनीज को मिल बैठकर कोई समझौता करना है। अभी रिसेंटली सेबी ने पुनीत गोयनका को सारे इल्जामों से रफा दफा कर दिया है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है हमें तेरे बारे में। मगर अब सोनी कह रहा है क्योंकि तुम्हारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू लगा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दाग लगा है पुनीत गोयन का, इसलिए जो मर्ज एंटिटी होनी है ना, उसके अंदर पुनीत गोयन का 5 साल तक क्या रहेंगे? डायरेक्टर, एमडी रहेंगे। सोनी ने कहा हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म बड़े स्ट्रांग है जापान के अंदर, तो इसलिए आप ये जो डायरेक्टर एमडी की जो पोस्ट है इसे छोड़ दो, नहीं तो हम ये डील आगे नहीं कर पाएंगे। अब इस चक्कर में शेयर प्राइस देख रहे होगे कंपनी का, कभी 10% नीचे, कभी 5% ऊपर, कभी 6% नीचे, कभी 8% ऊपर, यही चल रहा है। और बेचारे इन्वेस्टर जितने हैं वो परेशान हुए पड़े कि भाई करें तो क्या करें। तो फिर अब वो इन्वेस्टर जो करें तो करें, उनकी इच्छा है, मगर यहां पर हम ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं कि चल क्या रहा है। तो पहले मैं बता दूं, अब 3 दिन पहले तो जी ने एक सोनी को धमकी दे दी। वाह, मैं हैरान था, मैं कहा भाई तू इस हालत में कि सोनी को धमकी दे रहा है। मगर उसने जो न्यूज थी उसका पॉइंट भी था, वो कहता है कि अगर इस एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर कोई भी पार्टी पीछे मुकरी तो भाई साहब उसके ऊपर बेहद बड़ा जुर्माना लगेगा। कितना है? मेरे ख्याल से $100 मिलियन तक का जुर्माना है। जी ने कहा कि एग्रीमेंट में लिखा है कि तुम पीछे नहीं मुड़ सकते,
और तुम्हारी वजह से हमने अपने कितने चैनल बंद किए। देखो, बिग मैजिक था, जी एक्शन था, जी क्लासिक था जिसमें पुरानी मूवीज आती थी, हमने तुम्हारी वजह से सब बंद कर दिए। कितने दिन हो गए, कितने हो गए, 2 साल हो गए इन्हें बंद किए हुए। हाँ, $10 बिलियन का आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर आप इस डील से पीछे हटे। हालांकि सोनी के पास भी हटने के पॉइंट तो हैं, जो कह सकता है, सोनी कह सकता है कि भाई हमें क्या पता था कि तुम्हारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ जाएंगे, और इशू भी ऐसे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब ऐसे ऐसे इशू की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे एक मैं बताता हूं, रिसेंटली अब इशू क्या आया, रिसेंटली इशू ये आया कि जी की एक सब्सिडरी थी सिटी नेटवर्क, सिटी नेटवर्क ने डिफॉल्ट कर दिया। अब है भी तो सिटी ब्रॉडबैंड, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। अब इस लोन की गारंटी जी ने ली हुई थी, तो एक तरीके से जी लायबल हो गया इस लोन के लिए, पेमेंट हो नहीं रही और 100 करोड़ से ऊपर का लगभग डिफॉल्ट बन रहा है। तो फिर मामला फंस गया। अब ये डील फिर लग रही थी कि फंस गया, सब कुछ फंस गया। हालांकि अब ये एक इशू ये है कि जी कह रहा है कि नहीं नहीं, हम प्राइम लेंडर नहीं हैं, हम गारंटर हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि मर्जर एक्विजिशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट नोटिफिकेशन था जिसका सहारा लेकर वो ऐसा कह रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, अगर मान लीजिए आप मेन बोरोवर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा चल सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन दिया था, ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक कॉन्सेप्ट डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट साइटेड इट्स रिसेंट जजमेंट वेयर इट वाज हेल्ड दैट इवन द नॉन सिग्नेटरीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू अंडर द ग्रुप ऑफ द कंपनी डॉक्ट्राइन। मगर द कोर्ट हैड इन इट्स December 6 जजमेंट हेल्ड दैट द आर्बिट्रेटर विल हैव द फ्रीडम टू डिसाइड इफ अ नॉन सिग्नेटरी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन आल्सो बी बाउंड। कोर्ट ने कहा देखो जी, मेरी नजर में तो ग्रुप ऑफ कंपनीज भी बाउंड होगी, यानी कि सिटी ब्रॉडबैंड अगर पकड़ा गया तो जी भी पकड़ा जाएगा, मगर फिर भी मामला जब आर्बिट्रेशन में जाएगा तो आर्बिट्रेटर के ऊपर मैं डिसाइड करना छोड़ देता हूं कि हाँ जी क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो यहां पर मान के चल रहे हैं कि जब केस आर्बिट्रेशन में गया है, सिटी वाला आर्बिट्रेशन के अंदर जब केस गया है, तो फिर शायद वहां पर मैनेज हो जाएगा और जी जो है वो बच के निकल जाएगा। ये मान के चल रही है मार्केट पूरी की पूरी, क्योंकि सरकार भी चाहती है डील गो थ्रू हो, क्योंकि भारत का भी कहीं ना कहीं इज्जत का सवाल है कि इतनी बड़ी कंपनियों की डील हो रही है, वो हो ही नहीं पा रही भारत में, तो इसलिए सरकार भी चाह रही है कहीं ना कहीं डील हो जाए। तो लग रहा है कि ये तो निकल जाएगा पेच, यहां से तो पेच निकल जाएगा, मगर जो पेच अटका हुआ है वो अटका हुआ है कि जी कहता है पुनीत गोयनका रहेगा, सोनी कहता है डील तभी होगी जब पुनीत गोयनका जाएगा। अब यहां पर डील अटकी हुई है और दिन रह गए हैं कितने, 2। 20 जनवरी तक इन दोनों को डिसाइड करना है। आज अगर 18 जनवरी की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी खबर आई, आपने देखा होगा, जी का शेयर 6% चला गया, फिर नीचे गिर गया। अब हुआ क्या था उसमें कि क्यों 6% ऊपर बढ़ा? पुनीत गोयनका ने कहा जाओ यार, क्या बात कर दी, मतलब कमाल कर दी तुमने, मैं हूं, मतलब दाल में काला मैं हूं, तो जाओ मैं ही रिजाइन करता हूं कि मैं नई कंपनी में एमडी बनूंगा ही नहीं। न्यूज आई, शेयर 6% ऊपर। उसके बाद फिर लग रहा है, फिर लगा होगा कहीं ना कहीं भाई साहब को कि यार मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं फिर र्यूमर आया कि नहीं नहीं रुक जाओ वो नहीं जाने वाला, फिर शेयर नीचे और 0.4% बढ़ के बंद हुआ आज। तो आज का घटनाक्रम तो ये रहा। अगले 2 दिन तक ये सब उछल कूद चलती रहेगी 20 जनवरी तक, और 20 जनवरी को फाइनल आप लोगों को पता लगेगा कि अब इस डील में होने क्या वाला है। बाकी बड़ी उथल पुथल वाली डील रही पिछले 1 साल से, तो मैं ही हर कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर इसे कवर कर रहा हूं कि अब ये हो गया, अब वो हो गया। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा मामला कितनी जगह फंसा हुआ है। मामला 2 जगह फंसा हुआ है, पुनीत गोयनका के ऊपर और जी का जो सिटी ब्रॉडबैंड है उसके ऊपर जो इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, वहां पर मामला फंसा है कि वहां पर क्या जी एज अ कॉर्पोरेट गारंटर भी लायबल होगा या नहीं होगा। अब वो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन लेना है। चलो जी, तो ये तो रहा जी का मामला पूरा का पूरा। ये लेटेस्ट अपडेट है, 20 जनवरी को पता लग जाएगा कि सोनी जी दोनों एग्री हुए हैं एक ही टर्म्स एंड कंडीशन पे कि नहीं, और अगर हो गए तो भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मर्जर हो जाएगा ये अप्रूव। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली पेनल्टी की बात, अगली बात करते हैं बायजूस की। भाई साहब मुझे तो लगता है कि इन्हें किसी अच्छे ज्योतिष से अपने आप को दिखवाना जरूर चाहिए। फिलहाल हुआ क्या कि बीसीसीआई, देखा होगा आपने प्लेयर्स के ऊपर लिखा होता था टी शर्टों के ऊपर बायजूस, भाई साहब बायजूस ने लिखवा तो दिया
परंतु जब पेमेंट देने की बारी आई तो डिफॉल्ट कर दिया। पहले तो टी शर्टों पे लिखवा दिया प्लेयर्स की बायजूस बायजूस आईपीएल वगैरह के अंदर, फिर बाद में डिफॉल्ट कर दिया। अब डिफॉल्ट कर दिया तो बीसीसीआई ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की एनसीएलटी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। बायजूस का कहना था कि ना, हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में नहीं जाते, हम इस मुद्दे को लेकर आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे। यहां पे भी आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन के अंदर जब मामला जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, आर्बिट्रेशन होता क्या, जिन्होंने नहीं सुना मैं पहले बोल देता हूं। मान लीजिए आपके और मेरे बीच में झगड़ा हो जाता है, तो आज तक तो आपने यही सुना होगा कि मामला कोर्ट में जाएगा। अब सोचो, ऐसी कल्पना करो कि कहीं ऐसा हो जाए कि अगर आपके मेरे बीच में झगड़ा हो जाए तो हम दोनों डिसाइड करें कि भाई साहब जज कौन होगा, हम दोनों डिसाइड करें कि भाई साहब ये मामले की सुनवाई कहां पर होगी। ये पॉसिबल है कि किसी पार्क में हो, ये पॉसिबल है किसी ऑफिस में हो, ये पॉसिबल है कि हम समुद्र किनारे सुनवाई करें, और ये पॉसिबल है कि जो जज है वो हम दोनों के जान पहचान का हमारा दोस्त हो। जब इस तरीके से किसी मामले की सुनवाई होती है और उस पर डिसीजन होता है तो इसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि जब दो देशों के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर या दो देशों के बिजनेसमैन या कंपनीज में जब ट्रांजैक्शन होती है, मान लीजिए इंडिया और अमेरिका के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है दो बिजनेसमैन के बीच में, तो फिर इंडिया के कानून लगेंगे या यूएसए के कानून, इसको लेकर पंगा है। तो इसलिए दोनों बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं, दोनों कंपनीज डिसाइड करती हैं कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगी, जो कि एक थर्ड पार्टी हो सकता है। जैसे मैं एक और लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूं। हुआ क्या कि इंडिया और ईरान का जो वो गैस पाइपलाइन थी या फिर जो चाबहार पोर्ट था ईरान के अंदर, वो पिछले काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। चाइना कह रहा था हम कंप्लीट कर देते हैं, इंडिया कहता था रुको 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 हम करेंगे, बट इंडिया भी कर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मामला केवल एक पेज पे फंसा हुआ था। वो कह रहा था कि अगर हम दोनों देशों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट ईरान के कानून के मुताबिक रिजॉल्व होगा ना। हमने कहा हम बुरे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है, हमारे कानून के मुताबिक कर लो। तो फाइनली अभी जो हमारे जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कि मेरे ख्याल से विश्व के सबसे बेहतरीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो रिसेंटली जब ईरान गए हैं लास्ट वीक, तो वहां पर समझौता ये किया गया है कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? यूएई की कोर्ट करेगी। नाउ दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। जज कौन है? दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया। ठीक हो गई इतनी बात। तो बायजूस जो है वो कह रहा है आर्बिट्रेशन में ले चलते हैं, बीसीसीआई मामले को इंसॉल्वेंसी में ले जा चुका है। तो सवाल उठा अब होगा क्या? मुझे लगता है, एनालिसिस पे आते हैं अब इस न्यूज के, मुझे लगता है कि बायजूस ये केस हार जाएगा और ये केस आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ना, वो आर्बिट्रेशन के ऊपर आता है। यानी कि अगर मामला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में चला गया तो फिर मामले को आर्बिट्रेशन में नहीं ले जाया जा सकता। तो इसलिए बायजूस यहां पर भी हारेगा, पक्की बात है। और बीसीसीआई जो इंसॉल्वेंसी के अंदर इसे लेके गया है वही प्रिवेल करेगा। बाकी आपको लेटेस्ट जैसे ही होगा मैं बता दूंगा। बाकी ये बायजूस ये मामला हार जाएगा, आर्बिट्रेशन में मामला नहीं जा सकता, क्योंकि बीसीसीआई पहले ही इसे लेके कहां जा चुका है? एनसीएलटी में जा चुका है, इंसॉल्वेंसी के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज, ओहो, ये न्यूज तो आपने देखी होगी। ये जो एयरपोर्ट पे बैठ के खाना वाना खाया जा रहा था इंडिगो एयरलाइंस का। अब ये बड़ी शर्मिंदा करने वाली वैसे तो न्यूज थी कि भाई ये है क्या, ये तो गलत है ना। मतलब इस तरीके से आप एयरपोर्ट पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ये गलती है एयरलाइन की और गलती है उस एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी। अब पैसेंजर की मैं गलती नहीं मानता क्योंकि इतनी डिले फ्लाइट्स हो रही हैं। तो खैर, अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सचिन पायलट साहब, सॉरी सचिन पायलट कह रहा हूं, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, ये बहुत ही, अगेन वी आर लकी इनफ कि भारत को इतना जबरदस्त सिविल एविएशन मिनिस्टर मिला है आज की डेट में। ये प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। तो इन्होंने इमीडिएटली इस पे, क्योंकि पास्ट में भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जब कोई अता पता नहीं होता था किसी को, मगर ये ही इज अ मैन नोन फॉर द इमीडिएट और प्रॉम्प्ट एक्शन। इन्होंने एकदम तेज एक्शन लिया और पेनल्टी इंपोज कर दी गई है इंडिगो एयरलाइंस पे भी 1.8 करोड़ की, और साथ में ही जो मुंबई एयरपोर्ट था उनके ऊपर भी पेनल्टी 30 लाख के करीब लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि देश की जो तरक्की की तस्वीरें आ रही हैं उसमें धब्बा है। ये क्या क्या दिखा रहे हो? ये क्या हो क्या रहा है? कोई मतलब होना चाहिए था एक्शन, तो डेफिनेटली ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने बिल्कुल बड़ा गजब का एक्शन लिया है।
तो ये सारी हमारे पास आज की न्यूज़ थी दोस्तों, कॉर्पोरेट न्यूज़ थी, लेटेस्ट अपडेट थे आज तक के। अब मैंने कहा, जैसे अब मैंने कहा कि हम लोग जियो पॉलिटिकल न्यूज़ पे भी बात करेंगे, तो आइए आज एक जियो पॉलिटिकल न्यूज़ की अब हम चर्चा करते हैं, और चर्चा का मुद्दा है ईरान एंड पाकिस्तान। अब आप कहेंगे सर इसमें चर्चा का मुद्दा क्या है, कल ईरान ने मारा था, आज पाकिस्तान ने मारा, बात हो गई खत्म, ज्यादा से ज्यादा युद्ध होने के चांसेस हैं या नहीं है, बस ये मुद्दा हो गया खत्म। नहीं, अरे पीछे की कहानी समझो और क्या आगे के चांसेस क्या हैं ये समझो। होता क्या है कि चाइना, ये हमारा पड़ोसी, ये भाई साहब कब्जाना चाहता है किसको, ताइवान को। ये कब्जाना चाहता है ताइवान को। अब अमेरिका चाहता है, अमेरिका कहता है कि तूने ताइवान पे हमला किया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम ताइवान की सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं। चाइना के मुकाबले में ताइवान केवल 25% है, ओके, डिफेंस के मामले में। तो यहां अमेरिका प्रॉब्लम था और ये ताइवान को मिलाना चाहता है, अपनी पब्लिक को शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति है चाइना का, वो दिखाना चाहता है कि देखो मेरी ताकत। बट अमेरिका इसके लिए प्रॉब्लम था। तो चाइना ने क्या किया कि क्यों ना ऐसा करें कि अमेरिका को बिजी कर दें। अमेरिका को बिजी करने के लिए रशिया ने एक तरफ तो चांस की बात है कि यूक्रेन पे हमला कर रखा था, अमेरिका वहां बिजी हो गया। दूसरा, अचानक हमास ने इतने बड़े लेवल पे इजराइल पे हमला कर दिया, अमेरिका वहां भी बिजी हो गया। अब फिर रेड सी के अंदर आप सुन रहे होंगे हूतियों ने ऐसी तैसी कर रखी है, अमेरिका तीसरी जगह बिजी हो गया। यानी कि जैसे जैसे अमेरिका की पावर बढ़ती जा रही है, अमेरिका कमजोर होता जा रहा है, चाइना को मौका मिल रहा है। अब चाइना को जब यह मौका मिल रहा है ताइवान पे हमला करने का, तो अमेरिका ने भी तो कुछ करना है कि भाई साहब ये सारा, चाहे हूतियों का हो चाहे आपका हमास का हो, उसके पीछे की फोर्स कौन है, ईरान। अब अगर ईरान कहीं फंस जाए, अगर ईरान कहीं फंस जाए तो फिर चाइना का जो प्लान है अमेरिका को फंसाने का, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है अमेरिका वीक और मैं नंबर 1 पे आ जाऊं। तो अगर ईरान कहीं फंस जाए तो मामला सेटल। अब ईरान ने भी एक गड़बड़ क्या कर दी, उसने ऐसा कॉलर ऊपर किया और ले भाई, जो उसके वहां रिसेंटली एक अटैक हुआ, मिलिटेंसी अटैक, ईरान ने एक मिसाइल मारी सीरिया में, दूसरी मिसाइल मारी इराक में, फिर उठा के बाकी कुछ कई मिसाइलें मार दी पाकिस्तान में। अब मुझे पाकिस्तान को देखकर तो वो याद आ रहा था राजपाल यादव की वो फिल्म की, अबे मेरे को क्या मंदिर का घंटा समझ रखा है, जो आता है बजा के चला जाता है, कभी इंडिया बालाकोट कर देता है, वहां से अफगानिस्तान आगे पेल देता है, और तुम भी अब पेल रहे हो। तो भाई साहब पाकिस्तान की जो जनता है वो बड़े खुंदक में थी कि ले भाई, कल पूरा दिन खुंदक चली वहां तो, कि भाई साहब ये क्या कर दिया, कोई भी आके कान के नीचे लगा के चला जा रहा है, मतलब कमाल हो गई बात। हालांकि बेशक हमारे पास खाने पीने का ना हो, मगर फिर भी हम 9th मिलिट्री तो है, 9वीं सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे बड़ी आर्मी तो है, तो क्या फायदा, खाने पीने को है नहीं, 9वीं मिलिट्री है तो कुछ तो करो। अब ये प्रेशर था तो पाकिस्तान ने ले धनाधन झटका दिया। अब मुझे लग रहा है यहां पर अमेरिका भी चाहता था कि पाकिस्तान झटका दे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने रिसेंटली पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट हैं, जो कि बड़े अच्छे दर्जे के फाइटर जेट माने जाते हैं, अमेरिका ने पहले मना कर दिया था कि हम उन जेट्स के लिए कभी स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, मगर रिसेंटली दिए क्योंकि ईरान से संबंध खराब हो रहे थे। अब अचानक पाकिस्तान का ये अटैक करना कहीं ना कहीं अमेरिका की प्लानिंग लग रही है कि बेटा तू कर इस पे अटैक। क्यों? क्योंकि ईरान अगर बिजी हो जाएगा तो अमेरिका फ्री हो जाएगा, क्योंकि ईरान अगर युद्ध में बिजी हो गया पाकिस्तान के साथ तो हमास को सप्लाई बंद हो जाएगी, वो युद्ध बंद हो जाएगा। यहां पर हुतियों को सप्लाई बंद हो जाएगी, वो युद्ध बंद हो जाएगा, अमेरिका फ्री हो जाएगा। और चाइना जिसका बहुत बड़ा व्यापार है ईरान और पाकिस्तान के अंदर, चाइना फंस जाएगा। तो भाई साहब ये है हमारा एनालिसिस की घटना तो घटने वाली है। अब लगता है अगर ये एनालिसिस सही निकला तो इस रीजन के अंदर एक बहुत जबरदस्त पाकिस्तान और ईरान के अंदर युद्ध छिड़ सकता है। और हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट तो डलेगा, और डलेगा तो छोटे छोटे देशों पे डलेगा, अमेरिका वगैरह पे बिल्कुल नहीं डलेगा। क्यों? क्योंकि ईरान एक बहुत मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है
अब ईरान अगर युद्ध में बिजी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। पाकिस्तान का तो खैर कोई अस्तित्व ही नहीं है, खैर उनको कोई पूछता नहीं है, ना वो वर्ल्ड में कुछ प्रोड्यूस करते हैं ना कुछ करते हैं। हाँ, वो केवल मिलिटेंसी प्रोड्यूस करते हैं, बस वो वहां पे कंज्यूम हो जाएगी। बट आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है। और मुझे आज जरूर बताना कि ये जियो पॉलिटिकल ज्ञान आपको कैसा लगा और क्या आगे भी ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए हमें कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सीए या सीएमए या सीएस करने वाले बच्चों को भी इतना तो पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, वर्ल्ड में घट क्या रहा है। तो इसलिए, मगर फिर भी मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।